सभी को नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के संदर्भ में है कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है कक्षा 10 गणित के बनाए हैं और उस दृष्टि से एक वीडियो श्रृंखला फिर से अपने यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 पर लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैं इन नोट्स के माध्यम से हैं आपका भली भांति पूर्वक से हैं मार्गदर्शन करूँ और इससे ऐसा मार्गदर्शन करूँ कि आपके अंकों में अधिक से अधिक वृद्धि हो। तो आप है बने रहिए मेरे साथ और हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएँ। एक एक करके हम सारी है जो चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक बाहर के होंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे करना है वो इस वीडियो के अंतर्गत होगा। और इन सभी 10 चैप्टरों के है 10 वीडियो है मैं आपके साथ लेके आऊँगा। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल गंगाधर 233 पर बने रहिए और उससे हैं अपने मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। इस जो PDF फाइल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फाइल भी आपको है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं PDF के रूप में। तो आपके ज्ञान के में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और साथ में ज्ञान के साथ साथ में आपके अंकों में भी जरूर वृद्धि होगी। तो चलते हैं। सबसे पहले है अपने वास्तविक संख्या। यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन आने वाले 4 अंकों के होंगे और उनमें से एक वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पीय, जैसे हम साधारण भाषा में कहेंगे एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का होगा, एक छोटा प्रश्न आएगा 1 नंबर का, तो वो भी 1 नंबर का हो। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक। तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी को हमें पॉइंट आउट करके हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R, और ये जो R है वो हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और शेष जो B से B मतलब क्या है, भाजक, भाग देने वाला, उससे हमेशा छोटा होगा। A को हम भाज्य लिख सकते हैं, B को भाजक लिख सकते हैं, Q को है भागफल और R है क्या है, शेषफल। और शेषफल हम जब हम भाग देते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा शेषफल हमेशा है वो 0 या तो 0 आएगा। जब हम भाग करते हैं तो शेषफल या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, परंतु है वो हमेशा क्या होगा, जिस चीज़ का भाग दे रहे हैं यानी भाजक से हमेशा छोटा होता है। और यहाँ बात करें A और B है वो धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस की संख्या ही है। A और B भाज्य और भाजक है, दोनों प्लस की संख्या हैं, जबकि Q और R है वो पूर्ण संख्या है। तो हमें अगर आप परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए अति लघुत्तरात्मक में, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो आपको ये लिखना है A बराबर BQ प्लस R और R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B, ये आपका आंसर होना चाहिए। यूक्लिड की एक पुस्तक थी उसका नाम है एलिमेंट्स, तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन एबीसीडी में वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन में बन सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसका प्रयोग क्या होता है, अनुप्रयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम क्या करेंगे, तो उसका उपयोग है वो हम करते हैं HCF ज्ञात करने में। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो संख्या होती है, बड़ी संख्या 2 संख्या दे रखी होगी, 2 संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है और फिर जो शेष बच जाएगा उसका फिर उसको क्या बना देंगे, शेष को भाजक बना देंगे और जो पहले वाला जो भाजक था उसमें भाग देंगे। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए, शेषफल 0 न हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है शेषफल 0 न हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को हमें जारी रखेंगे। जिस भाजक का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वह क्या कहलाएगा, HCF होगा। तो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, छोटे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप हो सकता है कि उदाहरण जो दे रखे हैं उनमें से नहीं आए, परंतु ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एज इट इज ऐसे ही आने वाले हैं। तो प्रश्न आएगा HCF 26 और 91 का है, HCF को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, यहाँ इनमें दोनों में से छोटा कौन है, 26 है, बड़ा कौन है, 91 है। तो 26 का 91 में भाग दिया, 3 बार गया 78 हो गया और उसको हमने घटाया 91 में से, तो फिर कितना बच गया 13। कितना बच गया, 13 बच गया। 91 में से 78 घटाया 13 बच गया। अब इस 13 का हमने किस में भाग दे दिया, 26 में भाग दिया। ये पहले भाजक था उसमें हमने भाग दे दिया, 13 का 26 में भाग है, 2 बार गया, उत्तर आ गया 0, उत्तर आ गया 0। किसका भाग देने पर उत्तर 0 आया, 13 का भाग देने पर उत्तर 0 आया। 13 क्या हो गया, HCF होगा। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन के रूप में से लिखें तो ये जो B है, सॉरी ये A है वो क्या है, 91 है, और भाग किसका दिया, भाजक कौन था, 26 था, और यहाँ से 26 आ गया। भाग कितनी बार गया, 3 बार आ गया, और प्लस क्या रह गया, शेषफल। अब वापस हम क्या करेंगे, ये जो
भाजक था उसको हम क्या बना देंगे भाजी, ये सीधा यहाँ आ जाएगा तिरछा, और ये 3 ठीक है, और ये जो शेषफल है वो भाजक के रूप में आ जाएगा, और फिर है ये भागफल इतना आ गया और शेषफल 0। इस रूप में भी यूक्लिड विभाजन पर में a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में भी हम इसको लिख कर सरल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा अगर ऐसा नहीं दिया पूछे तब तक आपको इस विधि से ही करना है, इस विधि का इस्तेमाल आप नहीं करें। अगर आपने इस भाग वाली विधि का अगर हमने प्रयोग कर लिया है तो उसके आधार पर इस रूप में आप ट्रांसलेट जरूर कर सकते हैं। एक और की उदाहरण समझते हैं। यहाँ लिखा है देखो 25 और 10 का है, आपको HCF याद करना है। किसका HCF याद करना है? 25 और 10 का HCF याद करना। दोनों में बड़ी संख्या है 25, 25 में भाग दिया हमने 10 का भाग है पाड़ा बोलो 10 का 10 2 बार गया 20, और 25 में से 20 गया, बाकी रह गए शेष 5। अब इस 5 को भाजक बना दिया और भाजी क्या बन जाएगा? जिसका भाग दिया था पहले 10, ये भाजी बन गया। यहाँ इसको सीधा यहाँ उतार दिया हमने, ठीक है, सीधा यहाँ उतार के हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसे 5 का 10 में कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार जा रहा है, तो कितना आ गया? शेष रह गया 0, यानी 0 अपना शेष आ गया तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। किसका भाग देने पे 0 आया? 5 का भाग देने पे, तो HCF क्या हो गया? 5। अगर इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे भाजी 25 बराबर किसका भाग दिया था? 10 का, कितनी बार गया था? 2 बार, और शेष कितना रह गया था? 5 रह गया। वापस दोबारा में हम यहाँ से देखें इस लाइन से भाजी क्या हो गया? 10, और उसमें भाग किसका दिया? भाग दिया था 5 का, कितनी बार गया? 2 बार गया, और शेष कितना बच गया? 0। और जहाँ शेष बचते ही 0 बच गया तो हम लिखेंगे अतः HCF बराबर क्या हो गया? अतः HCF बराबर हो गया HCF बराबर 5। तो ये अपना काम हो गया। अभ्यास कार्य है आपके लिए, कुछ उदाहरण दे रखे मैंने, ये 4 उदाहरण आपको दिए हैं, आप इन पर अभ्यास कीजिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट है, 1-2 भी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। एक और जो प्रमेय है, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, इसके बाद में हम देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी अब भाज्य संख्या है उसको है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक चीज़ और है, यहाँ जो गुणनफल हम लिखेंगे ना, जैसे 10 एक भाज्य संख्या है, उसको क्या है? अभाज्य संख्या 2 और 5 के गुणा में लिख सकते हैं, और ये लिख दिया। अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी संख्या पहले आए बड़ी संख्या पहले आए, इसमें 5 गुणा 2 भी लिखें तो भी ये क्या होगा? एक ही मान होगा। यानी क्या चीज़ हो रहा है? यानी जो गुणनफल है वो अद्वितीय रूप से लिखा जाना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी रूप से ही लिखा जाए, उनका क्रम कुछ भी हो सकता है। मेन जो मोटो अपना जो यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ से एक प्रश्न और छोटा सा बनता है कि गणितज्ञों का राजकुमार कौन था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये छोटी छोटी बातें हैं, किताब से ही दी गई हो सकता है वस्तुनिष्ठ टाइप से प्रश्न आ जाए। अपने को ये ध्यान रखना है गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस था। आप केवल गॉस याद रखेंगे ना तो भी अपना काम बन जाएगा। यहाँ से हमें किसी के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसमें हमें कुछ नियम जरूरी है हमें याद करने के लिए कि किसका भाग दें तो क्या तरीका होना चाहिए। तो किताब में ये दिए नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखें कि अगर हम 2 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक है 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो उसमें 2 का भाग जाएगा, अन्यथा हम 2 का भाग नहीं देंगे। जब 2 इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो हम किस भाग टेस्ट करेंगे? हम देखेंगे 3 का भाग। हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, फिर 3 का भाग देते हैं, फिर 5 का भाग देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 2 का उस संख्या में भाग जा रहे हैं, किसी का जाता ही नहीं है, 2 का जाता ही नहीं है, हम 2 का भाग पाड़ा दें लास्ट में के अरे यार ये तो विषम संख्या थी, इसमें तो 2 का भाग जाता नहीं है। तो इसको हमें देखने के लिए हमें क्या करना है? पहले से ही देख लो कि उसका इकाई अंक देखो कि 0, 2, 4, 6, 8 हैं, यानी सम संख्या है तो 2 का भाग जाने वाला है, अन्यथा नहीं जाने वाला। फिर है 3 से विभाज्य होने का। अब 3 से विभाज्य होने का है, कोई इकाई अंक हमें देखने का ऐसा कोई तरीका नहीं है,
तो उसमें तरीका क्या है कि जितने भी अंक दे रखे हैं उन सभी को क्या करो, जोड़ो, उन सभी को क्या करो, जोड़ो, और उसमें 3 का भाग दो। अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आ गया 120, अब 120 में है भाग 3 का जाता है नहीं जाता, तो भाग दें तो पहले लंबा भाग करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या अंकों को जोड़ 1 2 और 0 इनको जोड़ा, कितना हुआ 3, और इस 3 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 120 में भी क्या जाएगा 3 का भाग जाएगी। ये जरूरी है, इस 3 में एक बार जाता है जरूरी, इसका मतलब ये नहीं है कि 120 में एक बार जाएगा, हमें ये केवल टेस्ट करने के लिए था कि अंकों के योग में भाग देना। जैसे 500 ये आ गया 513। अब इसमें 3 का भाग जाता नहीं जाता, हम जोड़ेंगे अंकों को, 5 1 6 6 3 9, तो अंकों का योग 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस 513 में भी 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा 5 से विभाज्य होने का नियम क्या है? 5 से विभाज्य होने का नियम है कि इकाई अंक या तो 0 है और यह क्या है 5 है, तो उसमें 5 का भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। तो ये छोटे से बात थी, आपको ये छोटी थी परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यहाँ हमारे पास में कुछ अभाज्य संख्या दे रखी है, तो उसको गुणनफल के रूप में लिखना हमें पहले 140 है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। पहले इसको क्या करना है, हमें अभाज्य जो भागफल है उसके रूप में लिखेंगे 140, और 140 में देखो इकाई अंक 0 है, तो किसका भाग जा रहा है 2 का, सम संख्या है, 1 में जाता नहीं है, 14 में भाग गया 7 बार, बाकी 0 रह गया, 0 सीधा उतार लिया। फिर देखो 0 इकाई अंक है, सम संख्या है, 2 का भाग जाता है, 7 में भाग गया 2 का 3 बार, 2 3 6, बाकी बच गया 1 उतार लिया 5, और 10 में भाग गया 5 का 2 बार। अब यहाँ देखो अंकों का 2 का भाग जाता नहीं, क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है, तो 2 का भाग जाता, 3 का टेस्ट करो, 3 और 5 8, 8 में 3 का भाग जाता नहीं, इसलिए इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो इकाई अंक 5 है, तो हम किसका भाग दे देंगे 5 दे देंगे, और 7 पंजा 35, 7 बार गया, और अब 7 में किसी का भाग जाता नहीं, खुद 7 का ही जाता है, तो कितनी बार गया 1 बार। हमें इस तरह लाना है, और अब क्या करेंगे इसको लिखेंगे। अब इसको गुणनखंड के रूप में हम लिखने वाले हैं, तो गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे 140 बराबर क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, जिनके जिनके हमने भाग दिए थे वो आगे। तो इस प्रकार हमने अभाज्य जो 140 था उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया है। अब यहाँ से देखें एक क्वेश्चन और आ रहा है 156, 156 इसमें भाग दें, सीधी रेखा खींचेंगे 156, इकाई अंक 6 इसलिए भाग जाएगा 2 का, 2 का भाग 1 में जाता नहीं, 15 में भाग गया 7 बार, 7 बार गया तो कितना गया 7 बार गया, बाकी बच गया 1 उतार लिया 6 8 बार गया, और फिर 2 बार, इकाई अंक के 8 है, 2 का भाग जाएगा, 7 में भाग गया 3 बार, बाकी बच गया 1 उतार लिया 8 18, 18 में 9 बार। अब यहाँ इकाई अंक 0 2 4 0 2 4 6 8 नहीं, सम संख्या नहीं है, हम देखें 3 का टेस्ट करें, 6 3 और 9 12, 12 में 3 का भाग जाता तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अब बच गया 13, 13 एक अभाज्य संख्या इसलिए उसमें 13 का ही भाग जाएगा। तो इसका जो गुणनफल के रूप में लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे 156 बराबर क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये 156 के है क्या हो गए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिख दिया है। अभ्यास कार्य के लिए आपके पास में 2 क्वेश्चन है, आपको दिए गए 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और एक निकालना आपको 250 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ताकि आपका अभ्यास है वो अच्छा हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा गुण जो होता है कि संख्याओं के में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ गुणनखंड के रूप में लिखा है, उसमें हम फिर घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ कितने 2 की घात 2 2 बार है तो 2 की घात 2,
5 एक बार है 5 की घात 1, 7 एक बार है तो 7 की घात 1, यहाँ देखिए 2 है 2 बार है, अब 2 की घात 2, 3 एक बार है 3 की घात 1 और 13 एक बार है तो 13 की घात। अब इन दोनों में जो है उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ में जो छोटी घात है वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा कि संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ी घात है उनका गुणनफल करना है। तो सबसे बड़ी घातें हैं उन सभी का क्या करना है, गुणा करना है। और यहाँ क्या था, जो सबसे छोटी घात वाला था एचसीएफ में, तो सबसे छोटी घात वालों का गुणनफल उल्टा है। देखिए नाम हाईएस्ट है परंतु घातें सबसे छोटी वाला लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। और क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना है, उभयनिष्ठ ही लेना है। ये चीज, ये बात इंपॉर्टेंट और है, उभयनिष्ठ होना चाहिए और सबसे छोटी घात वाला होना चाहिए। और जबकि एलसीएम में इसका जस्ट उल्टा है, उभयनिष्ठ नहीं, सभी होंगे और उनमें सभी में सबसे बड़ी घात वाले होंगे, सबके सब लेने हैं और सबसे बड़ी घात वाले लेने हैं। अगर कॉमन नहीं है तो वो सीधा ही आ जाएगा। नोट यहाँ से देखिए, यदि किन्हीं संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो एचसीएफ है वो 1 होगा, और एलसीएम उन संख्याओं का सीधा ही गुणा कर लो। कि मान लो ये 5 और 13 है, दोनों में किसी का भाग जाता नहीं, कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता, तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और एलसीएम क्या, 5 को 13 से गुणा करें 13 पंजे 65, तो एलसीएम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है वस्तुनिष्ठ टाइप का कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा 1 2 3 0। तो आपको बताना है कि दो अभाज्य संख्या है उनमें किसी का भाग जाता नहीं है, इसलिए एचसीएफ 1 ही होगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 और 21 का है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये हमने यहाँ दे दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि ही काम लेनी है। पहले है 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 12 में किसका भाग जाता, 2 का 6 बार, और 2 का कितनी बार गया, 3 बार, और फिर 3 में 3 का कितनी बार गया, 1 बार। ठीक है, और इसी प्रकार हम निकालेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के देखें, 15 में किसका भाग जा रहा है, देखो 3 का जा रहा है 5 बार, और 5 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, 21 में भाग जा रहा है 3 का 7 बार, और 7 का 7 में भाग जा रहा है 1 बार। तो इनको अभाज्य गुणनखंड के घातीय रूप में लिखे, पहले देखो, पहले गुणनखंड के रूप में लिखते थे, फिर घातीय रूप में। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3, और यहाँ से घातीय रूप में देखें तो यह 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो घात कितनी होगी 2। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो घात कितनी होगी 1। और यहाँ से देखिए 15 है 3 गुणा 5, दोनों ही 1 1 बार आए, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और यहाँ से फिर देखें 21 वो है 3 गुणा 7, वो भी दोनों 1 1 बार आए, और 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इन दोनों में, इन जो छोटी घात वाला है उभयनिष्ठ है, सभी में आ रहा है, इन सब जो सभी में आ रहा है, 2 क्या सब में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 एचसीएफ नहीं होगा। क्या 3 सब में आ रहा है, हाँ 3 सब जगह आ रहा है, तो 3 की जो छोटी घात क्या है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात, तो 3 कितनी बार है, 3 की घात 1, और 3 की घात 1 तो 3 को 3 बार, 1 बार ही लिखेंगे, तो ये आंसर हो गया। उसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर, यहाँ एलसीएम देखो क्या है, हमें सारी घात वाले पद लेना है, 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, हमें 5 भी लेना है और हमें 7 भी लेना है, सारे पद लेने हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी घात है वो लेनी है। 2 की घात 2, और 3 की घात सब जगह बड़ी है वो 1 ही है, 5 की भी 1 है, और 7 की भी 1 है, और इनको जब गुणा करेंगे 2 की घात 2 मतलब 4, और इनको गुणा सारे 1 ही हैं, 4 को गुणा कर लिया 3 से, और 7 में जाइए हो गए 35, और 35 गुणा 12 कितने हो गए, 35 को 12 से गुणित करते हैं, 12 5 की 60, और 12 गुणा 3 बार 36 और 5 36 और 6 42, ये 420 हो गए। तो इसका ये एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार हम इसका गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं हम।
यहाँ से हम देखें एक और क्वेश्चन दे रखा है 24 और 120 का। यहाँ क्या ज्ञात करना है, केवल एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, केवल एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक भाग विधि है, उसको हम एक साथ भी हम लिख सकते हैं, दोनों के जो गुणनखंड है वो एक साथ भी लिख सकते हैं। केवल एलसीएम के मामले में अगर केवल एलसीएम पूछा है तो हम इस साथ में ही निकाल लेंगे। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, इसमें 12 बार गया। और 120 2 का भाग मतलब आधा करना, 120 का आधा 60, ठीक है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे वो 2 का भाग तो सीधा आधा करके ही कर देते थे। यहाँ पे 2 का भाग दें तो ये कितना हुआ, 12 का आधा 6, 60 का आधा कितना हो गया 30, और फिर 2 का जा रहा है 6 में 3 बार, और यहाँ कितनी बार गया 15 बार। अब 2 का किसी में भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का देंगे, 3 का भाग यहाँ 1 बार गया, और यहाँ पर कितनी बार गया, यहाँ पर जा रहा है 5 बार, ठीक है। यहाँ ये जो 24 वाले हैं उसके सारे गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का भाग देंगे, और 5 का 1 का तो कंप्लीट हो गए थे, 1 को वैसे वैसे लिख देंगे, 5 का 5 भाग 1 बार। अब यहाँ से देखो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम बराबर इन सभी को गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सभी को गुणा कर दिया तो कितना हुआ, सभी को गुणा कर, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, 8 को फिर 3 से गुणा किया 24, और 24 को 5 से गुणा किया, 24 5 की 120। तो ये अपना एलसीएम आ गया 24 5 की 120। अभ्यास कार्य देखें तो आपके लिए अभ्यास कार्य दिया हुआ है कि आप 14 और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, 15 और 12 का है, 12 और 15 का एलसीएम आप ज्ञात कीजिए, ताकि आपका है अभ्यास है वो बना रहे। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ और एलसीएम में हम देखें संबंध, अगर आपके पास में 2 संख्या दे रखी है और उसका एचसीएफ और एलसीएम देखें, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ज़्यादा संभावना 2 नंबर के प्रश्न की रहेगी। तो 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, तो पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा और उधर उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करें तो दोनों क्या होते हैं, बराबर। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी हमें दोनों संख्याओं को गुणा करना है और एलसीएम एचसीएफ को गुणा करें तो दोनों का मान बराबर। यानी टोटल हमारे पास में 4 पद हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी। ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4 पद हैं। 4 में से अगर 3 दिए हुए, 1 गायब है तो चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस सूत्र में मान रखना है, इस संबंध में मान रखना है, अपना उत्तर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12 और एलसीएम कितना दे रखा है 120। यदि पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमने सूत्र लिखा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या वो कह रहे कितनी है 60, तो 60 लिख दिया। अब गुणा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो उसको वैसा वैसा लिख दिया। एचसीएफ कितना है 12, एचसीएफ की जगह 12 रख दिया और एलसीएम की जगह कितना रख दिया 120 रख दिया। अब दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करना है तो इसके जो गुणा में उधर हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो क्या जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग देंगे, या 0 से 0 कट गया और 6 से ये कितनी बार गया 2 बार, और बार 2 24, आंसर अपना आ गया। तो इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन है आपको है अभ्यास कार्य यहाँ दिए गए हैं, तो आप इनको अभ्यास कीजिए। क्या 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, यदि दूसरी संख्या, यहाँ इस बार हमने दूसरी संख्या दे दी और पहली संख्या पूछ ली। यहाँ देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ये बहुत ही थोड़ा सा है अलग हट करे। एचसीएफ ऑफ 420 और 130 बराबर 10 और एलसीएम में 420 और 430। यहाँ एचसीएफ दे दिया, एलसीएम ज्ञात करना है। अब आप पूछेंगे साहब संख्या तो दी नहीं, हमें एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करें। अरे संख्या यहाँ दी हुई है, कह रहा है कि 2 संख्या ये जो है 420 और 130, इनका जो है एचसीएफ वो 10 है, तो इस 420 और 130 का एलसीएम कितना होगा। तो हमारे पास में दोनों संख्या, पहली संख्या 420 और दूसरी संख्या 130 है और एचसीएफ दे रखा 10, तो चौथा जो पद है एलसीएम वो हम ज्ञात कर लेंगे सूत्र में मान रखकर। आगे यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन और पड़ेगा, वो होगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, एबीसीडी में आएगा। तो यहाँ आप इस पर देखिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। हमारे पास में परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि जिन संख्याओं को p/q रूप में, p/q रूप में, इस रूप में p/q, इसको हम कि अंश बटा हर भी कह सकते हैं, अंश बटा हर भी कह सकते हैं, उस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4/7, 5/3, ठीक है, उस रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ q ≠ 0, यानी जो हर में है, ये हर है वो 0 नहीं होना चाहिए।
हर जीरो नहीं होना चाहिए। अंश जीरो हो जाए उसमें बट्टा में 1 लगाएंगे तो ये परिमेय संख्या है, परंतु ये हर अगर जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जीरो का तो हमने कभी पढ़ा जान बोला ही नहीं कि कभी भाग जाता नहीं, अभी भी परिभाषित ही है, तो ये सोल्व आउट नहीं होगा। जीरो ये हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों है जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब परिमेय संख्या है। सीधी जीरो है वो भी एक परिमेय संख्या है, परंतु बट्टा में जीरो है वो परिमेय संख्या नहीं है। जीरो के बट्टा में कुछ है वो परिमेय संख्या है। और अंश बटा हर के रूप में चाहे माइनस में है या प्लस में है, दोनों माइनस में है तो भी वो परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्या का है, आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। मोटे मोटे रूप से हम देखना चाहें, समझना चाहें तो वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जिसमें हम भाग देना चाहें और भाग देते देते भागफल प्रक्रिया खत्म हो जाती है, अंत में जीरो आ जाता है, तो वो दशमलव प्रसार या भाग प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, शांत होगी। और जिसमें भाग देते देते है थक जाएं, भाग खत्म ही नहीं होता है, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत में भी 2 तरीके के आते हैं, एक में भाग खत्म हो जाता है, एक में भाग खत्म होता ही भाग खत्म नहीं होता, दोनों में ही, परंतु एक में क्या होता है, भाग में जो है बार बार वही संख्या आती रहती है भागफल के रूप में, और एक में है भागफल में वो संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है, आवर्ती अनावर्ती। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे। तो पहले शांत दशमलव क्या है, जिन परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या के जो क्यू है यानी हर है, हमें केवल यही देखना है, सीधा सा प्रश्न आएगा और उसको देख कर हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमें भाग यहाँ नहीं देना नहीं है, हमें यहाँ भाग देना नहीं है, तो हमें केवल पहचान करनी है कि परिमेय संख्याओं का जो हर है क्यू बटा वाला, उस हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने, और अगर गुणनखंड दिए हुए हैं तो हम देखेंगे क्या उसमें 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड है या नहीं। अगर नहीं है, केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड हैं, तो उसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न दे रखा है 129 बटा 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो यहाँ हर क्या है, हर ये है, हर ये है 2 की घात 2 और 5 की घात 2, और इसके देखो गुणनखंड में क्या है, केवल 2 और 5 ही है, तो इसके लिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, हम सीधा ही कह देंगे शांत है। ठीक है, यहाँ देखा ये 17 बटा 8 दिया हुआ है, 17 बटा 8 दिया हुआ है, तो 8 के हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसे आप लिखा कैसे, आया कैसे, तो हम 8 के गुणनखंड निकाल लो। 8 में किसका भाग गया, 2 का 4 बार, 2 का फिर 2 बार, 2 का 2 में 1 बार, ऐसे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से देखें 8 के गुणनखंडों में सारे के सारे गुणनखंड किसके हैं, 2 के ही हैं, 2 और 5 में से ही हैं, इसके अलावा नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये देखिए यहाँ से 3 और 25, 25 के जो गुणनखंड है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5, 25 बराबर 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ हर का जो गुणनखंड है 25 के गुण, उसमें केवल 5 यार है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत होगा। इसमें है हम देखेंगे भाग प्रक्रिया वो समाप्त हो जाती है, यानी 17 में अगर 8 का भाग दे दिया, यहाँ देखो बिल्कुल भाग प्रक्रिया खत्म हो गई, आगे चल नहीं रही है। यहाँ देखो 3 में 25 का भाग दिया 0.12, ये प्रक्रिया खत्म हो गई। तो ये दशमलव जो प्रसार है वहाँ पे हम सीधे रूप में हम देखना चाहें कि जहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है भाग की, वो शांत दशमलव प्रसार है। और इसकी टेस्ट करना है, उसको जांच करना है कि बिना लंबी प्रक्रिया के हमें भाग दिए बगैर ही हमें ये ज्ञात करना हो कि इसका शांत होगा या अशांत होगा। तो हमें उसके हर के क्या हर को देखना होगा और उसके गुणनखंड करने होंगे, और उन गुणनखंडों में देखना है कि 2 और 5 के अलावा तो कोई नहीं है। अगर अलावा नहीं है तो शांत दशमलव प्रसार होगा, और अगर अलावा है, जिन परिमेय संख्याओं के क्यू यानी हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हो, उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। जैसे यही प्रश्न आ गया, उसमें देखो 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2, तो यहाँ 2 का गुणनखंड है, 5 का गुणनखंड है, पर 7 में क्या है, 7 का गुणनखंड है। तो ये पहली दृष्टि से देख रहे हैं, बता देंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। यहाँ देखिए 17 बटा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, तो ये हर के जो अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा एक अन्य भी आ गया, 3 आ गया, तो 3 का जो दशमलव प्रसार गुणनखंड होने पर दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए
15 को गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड को में लिखें तो क्या लिखा गया 3 गुणा 5, यहाँ तो 5 के अलावा एक अन्य और गुणनखंड आ गया, कितना आ गया 3, तो इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। यहाँ इसमें ऐसा जो भाग प्रक्रिया वो समाप्त नहीं होती है, और भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो, भाग प्रक्रिया के आधार पर हम देखें तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, थोड़ा सा और सीख लेते हैं आप, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें 2 आवर्ती यानी दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती हैं, जैसे 2 के बाद 3 3 3 3 3, ये 3 आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 ये आया, फिर पावर वापस 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है। या कोई संख्या दे दे और उसके ऊपर बार लगा दे, तो बार का मतलब भी क्या है, पुनरावृत्ति है। बार का मतलब भी क्या, पुनरावृत्ति। जैसे ये आएगा ना 2.33, इसको हम ऐसे लिख सकते 2.3 बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0. किसकी पुनरावृत्ति 123 की, 1 2 3 की हो रही है तो 1 2 3 बार, ऐसा भी आ सकता है। अशांत अनावर्ती क्या होती है, इसमें दशमलव संख्याओं की है, बाद की जो संख्या उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे मान लो आ गया 1.01 001 00001, यहाँ देखो 1 है, पुनरावृत्ति हो रही है, परंतु 1 से पहले यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 थे, यहाँ कितने 0 है 3 0 है, ऐसे आगे डॉट 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 लगा होगा तो वो अशांत होगी। डॉट डॉट लगे में आगे अशांत होगी, और उनमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो अनावर्ती होगी, रिपीटेशन हो रहा है तो आवर्ती होगी। और परिमेय संख्याओं के रूप में देखिए तो हर के गुणनखंडों में अगर 2 और 5 के अलावा अन्य हैं तो वो होगी अशांत, और अन्य नहीं है केवल 2 और 5 हैं तो होगी शांत। यहाँ से देखिए प्रश्न 1 बन रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। यहाँ देखिए 17/8, तो 17/8 का है, हम क्या करेंगे 17/8, इसको हम कैसे लिखेंगे 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 17/8, 8 को गुणनखंड निकालें, रफ में हम निकाल सकते हैं साइड में 8 के 2 का भाग गया 4 बार, 2 का भाग गया 2 बार, और 2 का भाग गया 1 बार, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड थे 8 के, उसमें 2 और 5 के अलावा अन्य नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न है 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, और वस्तुनिष्ठ भी आ सकता है, बेसदी भी आ सकता है। और साथ में अशांत में भी अगर अशांत होता, अशांत आवर्ती अनावर्ती वो भी बताना जरूरी होता है। और यहाँ देख दूसरा है जिसमें अभाज्य गुणनखंड दिए हुए 7/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। तो यहाँ से देखें तो यहाँ हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड आ रखा है, यहाँ हमें गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, गुणनखंड दिए हुए तो हम सीधा ही कह देंगे दशमलव प्रसार अशांत होगा। और कारण पूछे क्यों, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के हर परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड मौजूद है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। और अशांत में आवर्ती ही होगा, अनावर्ती नहीं होगा। ये अगर संख्याएं दी हुई हैं परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में दी हुई है तो अनावर्ती ही होगा, सॉरी आवर्ती होगा। अगर अनावर्ती दिया हो तो अनावर्ती को बनाकर लिखना होगा। वैसे किसी भी अभाज्य संख्या में अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्या जाए उसका भाग देना तो वही उसकी रिपीटेशन तो होनी ही है, ये तय है। कुछ प्रश्न है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, छोटे जो वस्तुनिष्ठ टाइप में प्रश्न है वो दिए हुए हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। 29/2 की घात 3/3 की घात 3, यहाँ देखो ये 2 और 5 के अलावा अन्य आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। उसमें हम क्या लिखेंगे, अशांत में भी कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत में भी कैसा होगा, अशांत आवर्ती, तो हो गया से, ठीक है। यहाँ से देखिए परिमेय संख्या 3 और 25 का दशमलव प्रसार, और 3 और 25 में देखिए
25 के अभाज्य गुणन करते हैं तो 5 गुणा 5, और तो 5 और 2 के अलावा इन्हें आया नहीं, इसलिए दशम प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, सॉरी शांत होगा, दशम प्रसार शांत होगा, ए उत्तर हो गया। यूक्लिड की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या था, एलिमेंट्स, तो यह आंसर हो गया इसका से, एलिमेंट्स। गणितज्ञों के राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यूक्लिड, तो इसके एलिमेंट्स की किताब थी, पाइथागोरस, श्रीधराचार्य, गोस, तो हमने पढ़ा था गोस है वो गणितज्ञों का राजकुमार है, वो कहलाता था। तो इस प्रकार ये हमारा है जो चैप्टर है वो क्लोज हुआ। आप है इससे संबंधित है आप इससे संबंधित है वो वीडियो प्रश्नोत्तर, इसकी जो ये PDF फाइल है आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आशा करता हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा। अन्य वीडियो भी हम बनाएंगे, आपके लिए बना रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि परीक्षा की दृष्टि से आप अगर परीक्षा के दौरान जो 5-6 दिनों की छुट्टियां हैं उसमें आप इनका अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से आप उसको फायदा होगा। आधे घंटे के वीडियो बनेंगे, 10 वीडियो, और 10 वीडियो 5 घंटे हो गए, तो एक दिन में भी आप इनको कवर कर सकते हैं, जबकि आपके पास दिन होंगे 5। तो आपके लिए बेहतरीन प्रयास हमारा जारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिएगा, और मेरे है इस चैनल का प्रचार करके आप मुझे अपना सहयोग समर्थन प्रदान करते रहिएगा। धन्यवाद।